गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज एक नए चैप्टर पर बात होगी आपसे। वो चैप्टर क्या है? क्लास 11th का, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स। आज हम बात करेंगे आपसे एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन पे। तो पहले इसकी हिस्ट्री को थोड़ा समझते हैं, फिर आगे इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए ताकि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को हम आसानी से समझ सके, याद रख सकें, जान सके। जैसे जैसे एलिमेंट डिस्कवर होते गए उनकी प्रॉपर्टीज को याद रखना मुश्किल होता गया। तो ऐसी कंडीशन में साइंटिस्टों ने इनको अलग अलग मेथड से कोशिश किया कि अरेंज किया जाए, जैसे कि कम समय में इन्हें याद किया जा सके। अब एक बात समझिए आप, ये जो आपके पास मैटर है या कोई भी सब्सटेंस है, इसके बेसिक यूनिट क्या होती है? दैट इज एलिमेंट्स। मतलब अगर किसी भी मैटर को अगर जानना है तो कौन कौन से एलिमेंट्स से मिलकर बना है, उस एलिमेंट्स की क्या प्रॉपर्टी है, उन सब को जानने के लिए ये जरूरी है कि उनको एक प्रॉपर वे में क्लासिफाई किया जाए। अब आप समझिए, लगभग 1800 ईस्वी तक हमारे पास 31 एलिमेंट्स थे। कितने एलिमेंट्स थे बेटा? 31 एलिमेंट्स थे। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, ये लगभग 1865 की बात है, एलिमेंट की संख्या लगभग जस्ट डबल हो गई। कितने हो गए? 63 एलिमेंट्स हो गए। और आज जो है करंट में, आज जो है 118 एलिमेंट प्रेजेंट है। अब एक बात और समझिए आप, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी देयर आर 114 एलिमेंट्स, लेकिन 4 एलिमेंट अभी लेटेस्ट डिस्कवर हुए हैं, जिनका नॉमेनक्लेचर किया गया है, वो बुक्स में दिया गया है। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कितना है? 114, बट रियल में कितने एलिमेंट है? 118 एलिमेंट है। 4 एलिमेंट अभी हाल ही में डिस्कवर हुए हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इन एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए कौन कौन से साइंटिस्ट ने कौन कौन से मेथड का यूज किया, जिसकी वजह से इनको अरेंज किया गया, इनको पढ़ा गया, स्टडी किया गया। तो उन्हीं सब चीजों पर अब बात करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि 1808 में जो डॉल्टन्स ने एक थ्योरी दिया, क्या नाम है? डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डॉल्टन गेव अ थ्योरी, और क्या कहा? एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से डिफर है, किसकी वजह से? ड्यू टू एटॉमिक मास। और उसी एटॉमिक मास को बेस बनाकर अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग मेथड दिया क्लासिफिकेशन का। उन्हीं को वन बाय वन हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से साइंटिस्ट ने ये मेथड दिया है, एक नजर में पहले इनको हम देख लेते हैं, फिर वन बाय वन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो दिया गया था, डोबेरेनर ट्रेट्स दिया गया। दूसरा जो दिया गया, दैट इज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया गया। तीसरा जो है लोथर मेयर्स क्लासिफिकेशन दिया गया। और चौथा जो है दैट इज मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन दिया गया। और ये जितने भी क्लासिफिकेशन हैं, दे ऑल आर बेस्ड अपॉन द एटॉमिक मास। ये सभी किस पर बेस्ड है? एटॉमिक मास पर बेस्ड। तो हम लोग वन बाय वन इनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं।
ये सब किस पर बेस्ड है बेटा? एटॉमिक वेट पर बेस्ड। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो डुबेरेने ट्रेड्स के अकॉर्डिंग क्या है, इन्होंने बताया कि जब एलिमेंट को तीन तीन के ग्रुप में अरेंज करते हैं तो जो मिडिल वाला एलिमेंट होता है उसका एटॉमिक मास अन्य दोनों के मीन के बराबर होता है। इस तरह उन्होंने बहुत सारे जोड़े बनाए, लेकिन वो पूरे एलिमेंट को नहीं अरेंज कर पाए, और जिनको इन्होंने किया है उस पर हम बात करते हैं। तो हम क्या बताएंगे कि ही ग्रुप्ड थ्री एलिमेंट्स, और इसको क्या बोलते हैं, दैट इज ट्रेड्स बोलते हैं। तीन तीन एलिमेंट का जो ग्रुप्स होता है। एंड टोल्ड, और बताया, द मास ऑफ मिडिल एलिमेंट is the average of other two। एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे इस बात को। हमने क्या लिया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इसका एटॉमिक मास कितना बेटा? 7 है। इसका कितना है? 39। अब यहां पर इसका पता करना है, तो ऐसी कंडीशन में 7 प्लस 39 डिवाइडेड बाई 2, दैट बिकम 46 डिवाइडेड बाई 2, आ गया 23। ये कितना आ गया? 23 आ गया। तो इस तरह कई सारे एलिमेंट्स के जो ग्रुप बनाए गए, लेकिन सभी एलिमेंट्स के लिए ये सही नहीं। तो इस जो मेथड था, ये जो मेथड था, इसका ड्रॉबैक क्या था? दिस इज नॉट अप्लीकेबल फॉर ऑल द एलिमेंट्स। काफी एलिमेंट्स के बनाए उन्होंने ट्रेड्स, लेकिन सभी के लिए जो अप्लीकेबल नहीं था। तो इसके बाद अगला जो मेथड आता है वो क्या है? न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो उसको पढ़ना स्टार्ट करते, इसको नोट कर लीजिए। चलिए, जो नेक्स्ट बेटा हम पढ़ेंगे वो क्या है? न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या बताया गया कि एलिमेंट को अगर हम एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं तो हर आठवां एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी को उसी तरह से रिपीट करता है जैसे संगीत का हर आठवां स्वर। आप समझते हैं इसको? क्या कहा? ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। ये क्या हो जाएगा बेटा? सा रे ग म प ध नी, और फिर क्या आ गया? सा आ गया। हर आठवां एलिमेंट, मतलब हर आठवां शब्द। अब देखिए एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया। लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फिर इसके बाद क्या आ जाता है? सोडियम। फिर इसके बाद बताएं मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर फास्फोरस। इसके बाद बताएं सल्फर, क्लोरीन, और फिर बताएं पोटेशियम, कैल्शियम। तो यहां पर क्या देख रहे हैं? इनकी प्रॉपर्टी सेम है, इनकी प्रॉपर्टी सेम है। तो क्या करेंगे? When elements are arranged according to their atomic mass, एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं तो हर आठवां एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इनकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। इसी तरह से आप इसके बारे में बात करेंगे तो
इस पर आए 1 2 3 4 5 6 7 8, आठवां जो एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, सेम। तो ये जो लॉ दिया है ये किसने दिया, न्यूलैंड्स ने दिया है। तो क्या बताएंगे, क्या कहेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law each eighth element repeats its property when arranged according to atomic weight like musical words। दिस इज द लॉ, इसको आप याद रखें, ठीक है, इसको आप नोट कर लें। चलिए आप क्या समझेंगे, ड्रॉबैक समझेंगे, क्या इसके ड्रॉबैक, क्या इसकी कमियां रह गई। पहला, discovery of noble gas और इनर्ट गैस। नोबेल गैस या इनर्ट गैस डिस्कवरी होने के बाद क्या हुआ, इधर एक कॉलम और बन गया। अब समझिए दूसरी बात क्या बताई गई, सेकेंड बात ये बताई गई, दिस इज अप्लीकेबल अप टू कैल्शियम। और कैल्शियम क्या हल्का एलिमेंट है, और ये जितने भी आप देख रहे हैं ये सब हल्के एलिमेंट। तो दिस इज अप्लीकेबल फॉर द लाइट एलिमेंट्स, किसके लिए, लाइट एलिमेंट्स, किसके लिए, लाइट एलिमेंट्स के लिए। फिर इसके बाद चलिए आगे, फिर इसके बाद क्या बताएंगे, अप्लीकेबल अप टू कैल्शियम। तो ये बेटा बात हो गई किसके बारे में, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। क्या कहा, संगीत के स्वर को अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं तो हर आठवां एलिमेंट प्रॉपर्टीज को रिपीट करता है। और हाँ, फर्स्ट टाइम जो पीरियोडिसिटी के बारे में जो इंट्रोडक्शन दिया वो न्यूलैंड्स ने ही दिया था। पीरियोडिसिटी का मतलब एक रेगुलर इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज को रिपीट करने की बात, जो आगे कॉन्टिन्यूअसली चलती जाएगी, ठीक है। तो आगे हम लोग बात करते हैं लोथर-मेयर कर्व। लेकिन एक बात और समझिए आप, लोथर-मेयर और मेंडलीव बोथ आर डूइंग सेम वर्क, दोनों लोग सेम वर्क कर रहे थे, बस डिफरेंस क्या था, लोथर-मेयर जो है वो जर्मनी में काम कर रहे थे उसी पर, और मेंडलीव जो है वो कहाँ के हैं, रसिया के हैं। तो वो भी जो है वर्क कर रहे थे, लेकिन जो इस पर सबसे ज्यादा काम करने का श्रेय मिलता है वो मेंडलीव। लेकिन ऐसा नहीं कि लोथर-मेयर ने काम नहीं किया, लेकिन वो थोड़ा सा देर से जो है वो आया सामने। तो आगे हम लोग बात करते हैं किसके बारे में बेटा, लोथर-मेयर कर्व के बारे में आपसे। चलिए आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा क्या, दैट इज लोथर-मेयर क्लासिफिकेशन आपका है, ठीक है। उन्होंने कैसे क्लासिफाई किया, इन्होंने क्या किया, ही प्लॉटेड अ ग्राफ बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट और वॉल्यूम के बीच क्या किया, इन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया। अब उस ग्राफ के बारे में हम बात करते हैं। ये जो दिया हुआ है ये क्या है बेटा, एटॉमिक वॉल्यूम, ये क्या है, एटॉमिक वेट, दिस इज एटॉमिक वेट। इसको जब इन्होंने ऑब्जर्व किया तो इस तरह से उनको उस ग्राफ में पॉइंट्स मिले, और इन पॉइंट्स को अगर हम मिला दें तो इस तरह के हमको एक कर्व मिलता है। तो यहां पर अगर हम बात करें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, फिर इसके बाद यहां पर देखें ये बेरिलियम,
ये क्या है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। फिर इसके बाद यहां पर आ जाए फ्लोरीन, फिर यहां पर क्या हो जाएगा, क्लोरीन, फिर ये क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। तब यहां से क्या ऑब्जर्वेशन मिलते हैं, इस पर हम बात करना स्टार्ट करते हैं। देखिए पॉइंट पर जो है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, जो पॉइंट पर एलिमेंट मिल रहे हैं वो उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, सेम। दीज आर एल्कली मेटल्स, उसको आगे हम पढ़ेंगे। अब यहां पर ये जो एलिमेंट है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब नीचे जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर पे। लेकिन यहीं पे ये जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब क्या है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में कौन कौन मिले हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। तो आप लिखते जाइए इसको। असेंडिंग ऑर्डर पे कौन कौन मिले हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। डिसेंडिंग ऑर्डर पे कौन मिले हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर पे कौन कौन से मिले हैं बेटा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। और पॉइंट पर, पीक पर कौन कौन मिले हैं, पीक पर मिले हैं आपके लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। तो ये जो उन्होंने ऑब्जर्व किया, इसके बेस पर इन्होंने एक रूल भी दिया। और क्या रूल दिया, इन्होंने केवल कंसीडर किया फिजिकल प्रॉपर्टी को। और फिजिकल प्रॉपर्टी में कौन कौन सा, एटॉमिक वॉल्यूम हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया। और इन्होंने क्या बताया कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट के क्या होता, पीरियोडिक फंक्शन होता। ये बात किसने बताई थी, लोथर मेयर ने बताई थी। फिर से समझिए क्या बताया, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। ये किसने बताया था, लोथर मेयर ने। लेकिन मेंडलीफ ने केमिकल प्रॉपर्टीज को भी इंक्लूड करके जो लॉ दिया, कौन सा लॉ हो जाएगा, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। ये बात किसने बताई थी, मेंडलीफ ने बताई थी। इन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व नहीं किया था, इन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेनली जो है फोकस किया था। तो मेंडलीफ ने क्या किया था, इसको हम आगे पढ़ेंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बेटा। फिर से देख लीजिए, लोथर मेयर ने क्या किया, ग्राफ प्लॉट किया। और ग्राफ प्लॉट करने के बाद क्या किया, बताया कि असेंडिंग ऑर्डर पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन आते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम है, पीक पर ये एलिमेंट्स आते हैं। और क्या रूल दे दिया, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक क्या वेट। तो यहां लिख लीजिए आप, क्या लिखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे बेटा, क्या, मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स। मेंडलीव का क्या क्लासिफिकेशन था, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करना स्टार्ट करते हैं, किसके बारे में, मेंडलीव के बारे में। मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन। अब देखिए इनके क्लासिफिकेशन की क्या खास बात थी। पहली चीज तो उन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ साथ केमिकल प्रॉपर्टीज को भी ऑब्जर्व किया। और इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल बनाया उसको उन्होंने अरेंज किया। और कैसे अरेंज किया, अकॉर्डिंग टू एटॉमिक वेट, इसके अकॉर्डिंग एटॉमिक वेट। अब एक बात समझिए बेटा, कहा जाता है कि मेंडलीफ ने क्या किया था, ताश के पत्तों पर एलिमेंट का नाम लिखा था और उनकी प्रॉपर्टीज लिखी थी। ताश के पत्तों पर उन्होंने एलिमेंट्स का नाम लिखा था और प्रॉपर्टीज लिखी थी। और बाद में उसको उन्होंने क्या किया, दीवार पर जो है, दीवार पर उसको चिपकाना शुरू कर दिया। और जब चिपकाया तो रियल में उनको लगा कि सेम प्रॉपर्टी के एलिमेंट एक पर्टिकुलर वे में हमको मिलते हैं।
तो इस तरह से उनकी एक टेबल तैयार हुई। अब एक बात समझिए, मेंडलीफ ने क्या किया कि जितने भी एलिमेंट्स थे उस समय 63 एलिमेंट, और 63 एलिमेंट को उन्होंने जो है अरेंज किया था अपने पूरे जो पूरे पीरियोडिक टेबल थी उसमें अरेंज किया था। उसमें उन्होंने ऑक्साइड और हाइड्राइड भी कंसीडर किया था। ऑक्साइड और हाइड्राइड क्यों कंसीडर किया था? क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं, एंड दे विल रिएक्ट मोस्ट ऑफ द एलिमेंट। अधिकतर एलिमेंट के साथ ये लोग क्या करते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं। तो उन्होंने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था इन्होंने, उसमें ऑक्साइड और हाइड्राइड को भी कंसीडर किया, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ क्या उनका रिलेशनशिप होता, इस बात को भी उन्होंने बताया था। ठीक है, तो क्या बताएंगे? और मेंडलीफ का क्लासिफिकेशन जो है वो बेस्ड है पीरियोडिक लॉ पर, मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ पर। और मेंडलीफ का पीरियोडिक लॉ क्या है इसको हम लोग समझते हैं। तो क्या बताएंगे? मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। तो क्या है पीरियोडिक लॉ, इसको समझते हैं। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ elements are the periodic function of their atomic weight। एटॉमिक वेट के क्या होते हैं, पीरियोडिक फंक्शन। अब पीरियोडिक फंक्शन का मतलब समझिए। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब होता है कि एक रेगुलर पीरियड के बाद, रेगुलर टाइम के बाद प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो रिपीट करती हैं, उसको क्या बोलते हैं, पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। इसी बेस पर मेंडलीफ ने क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया था। और जब अरेंज किया उन्होंने, तो पहले तो ये समझिए ये क्या है, दीज आर वर्टिकल लाइंस हैं। ये क्या है, वर्टिकल लाइंस। और वर्टिकल लाइंस को इन्होंने क्या कहा, दैट इज ग्रुप्स। और फिर इसके बाद इन्होंने इस तरह से कुछ लाइनें खींची। ये कैसी थी, हॉरिजेंटल लाइन थी। कैसी लाइन थी, हॉरिजेंटल लाइन थी। इसको इन्होंने क्या कहा, पीरियड कहा। तो इस तरह से पूरे पीरियोडिक टेबल को उन्होंने ग्रुप और पीरियड में क्लासिफाई किया था। टोटल ग्रुप कितने, 8। पीरियड कितने, दैट इज 7। अब देखिए ये जो 1 से लेकर 7 तक ग्रुप थे, इसको इन्होंने क्या किया, ए बी में क्लासिफाई किया। फिर जो 8वां ग्रुप था, इसको ये 3 पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया था। जो आप पीरियोडिक टेबल देखोगे तो उसमें देखेगा कि पहला ग्रुप ए बी, दूसरा ए बी, तीसरा ए बी, इस तरह से है। और जो 8वां है उसमें कितने हैं, 3 कॉलम। और फिर इसके बाद पीरियड कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। अब देखिए क्या फायदा हुआ मेंडलीफ के इस पीरियोडिक टेबल से। व्हाट वाज द बेनिफिट्स ऑफ क्रिएटिंग दिस पीरियोडिक टेबल। पहला तो ये हुआ, एलिमेंट्स की स्टडी सिस्टमेटिक वे से हमने किया, मतलब एलिमेंट की स्टडी सिस्टमेटिक वे से कर सकते हैं। दूसरा, मेंडलीफ का जो पीरियोडिक टेबल था, इसमें इन्होंने कुछ जगहें खाली छोड़ दी थी, और कहा, दिमाग में सोचा था कि जब एलिमेंट फ्यूचर में डिस्कवर होंगे तो उनको वहीं पर रखा जाएगा। और तीसरा क्या है, कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास जो थे वो डाउटफुल थे, मतलब एटॉमिक मास जो थे वो बढ़ते हुए क्रम में रखने चाहिए थे। लेकिन हुआ क्या कि हमने पहले ज्यादा एटॉमिक मास को पहले रख दिया और कम वाले को बाद में रखा। तो इससे ये भी प्रॉब्लम क्या हुआ, सॉर्ट आउट हुआ। दिस इज द बेनिफिट्स ऑफ दिस पीरियोडिक टेबल। किसका, मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल के ये क्या है, फायदे हैं। फिर से समझिए क्या, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट के सिस्टमैटिक अरेंजमेंट किया। दूसरा हमने क्या बताया, एलिमेंट्स जो है, जो एलिमेंट्स उस समय डिस्कवर नहीं हुए थे उसके लिए खाली जगह छोड़ दिया था, और कहा जब ये फ्यूचर में डिस्कवर होंगे
तो उसको वहां पर रखा जाएगा। और ये बात सही थी, सेम प्रॉपर्टीज रखते हैं। जैसे एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन। एका एल्यूमिनियम मतलब क्या हुआ, ये जो एल्यूमिनियम के नीचे वाला एलिमेंट है, संस्कृत में अगला बोलते हैं, अगला, नेक्स्ट, तो इसको क्या नाम दिया था, एका एल्यूमिनियम। सिलिकॉन के आगे एका सिलिकॉन, और जब बाद में डिस्कवर हुए तो इसको बाद इसको यहीं पर हमने अरेंज किया। तो बेटा इतना करें आप, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और इसके क्या ड्रॉबैक थे, लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल, उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज इतना करें, ओके, थैंक यू।